नमस्कार, मैं अमित, सटीक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हमने पिछली बार ईस्ट के राज्यों का एनालिसिस किया था और उसके बेसिस पे जो 2019 का इलेक्शन हुआ था के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, जिसमें 142 सीटों की हमने समीक्षा की थी और उसके आधार पे ये बताया था कि 2024 का जो समीकरण है वो क्या हो सकता है। हमने आपको वादा किया था कि हम देश के अलग-अलग राज्यों को लेके आएँगे, तो इसी कोशिश में इस बार हम दक्षिण साउथ और वेस्ट के राज्यों को लेके आए। कुल मिला के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें, और 210 सीटों का मूल्यांकन करेंगे। उन सीटों के 2019 के ट्रेंड को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसका यूज़ करके, उसका उपयोग करके ये कयास लगाने की कोशिश करेंगे कि 2024 का माहौल इन 13 राज्यों और इन 210 सीटों में क्या होगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अतुल। अतुल, आपका स्वागत है। नमस्कार अमित, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत कि और आज हम जैसे कि तैयार हैं कुछ नए एनालिसिस के साथ में। एक चीज़ मैं बस इससे पहले थोड़ा-सा जोड़ना चाहूँगा एक ज़रा-सा कि हमने जो है तो मैं आज एक एनालिसिस और कर रहा था कि 2014 में बीजेपी और एनडीए को 31% बीजेपी को वोट शेयर मिला था और 2019 में ये बढ़कर के 37% हो गया था। 6% का इंक्रीमेंट हुआ था। आज एक प्रोग्राम देख रहा था मैं, तो उसमें जो एनालिसिस की गई थी, उसको शेयर कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा-सा आगे ट्रेंड को लोगों को समझ में भी आए कि हमारे इस ट्रेंड से और कितनी सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो इस पे हम देखते हैं कि अगर 5% का वोट शेयर चेंज होता है, ड्रॉप होता है अगर एनडीए का, तो एनडीए 300 सीटों के नीचे आ जाता है। अगर 7% के नीचे होता है, तो एनडीए 290 के 290 से 270 60-70 के आसपास आ जाता है और अगर 10% का होता है, एनडीए 234 सीट के नीचे आ जाता है। तो बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि जो 6% का इंक्रीमेंट 2014 से 19 में हुआ था, तो वो 6% कितना बड़ा हो सकता है, ये बताने की बस मैं कोशिश कर रहा था इसमें। अब आगे बढ़ते हैं साउथ वेस्ट की तरफ। तो साउथ वेस्ट में हम बात करेंगे आज आंध्र प्रदेश, दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार। इसमें सबसे बड़ा जो राज्य है मतलब देश का भी दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा के हिसाब से महाराष्ट्र। और उसके बाद तमिलनाडु इसमें बात करेंगे जो तीसरा या चौथा सबसे बड़ा राज्य है सीटों के लिहाज से और फिर आंध्र प्रदेश आता है। तो ये हो गए बड़े राज्य और एक इसमें कर्नाटका और गुजरात भी हमने शामिल किया हुआ है। तो जब हम इसके एनालिसिस करने का वही तरीका है जो पिछली बार हमने किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या थे। अगर एनडीए जैसा आज है, ठीक है? ये समझने की ज़रूरत है कि एनडीए जो आज है, उसके हिसाब से ये पूरी एनालिसिस है। इस बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं कि जो एनडीए 2019 में था, ठीक है? तो जैसे टीडीपी 2019 में टीडीपी जो है तो एनडीए का पार्ट नहीं थी। शिवसेना टूटी नहीं थी। शिरोमणि अकाली दल एनडीए का पार्ट थी। जेडीयू थी, फिर से जेडीयू दोबारा से आ गई है। तो कुछ चीज़ें बदली हैं, कुछ चीज़ें नहीं बदली हैं। तो अब आते हैं सबसे पहले कि किसने कितनी सीटें जीती थी। इन 210 सीटों में से 97 सीट्स जो थी वो एनडीए ने जीती थी, जिसमें से बीजेपी ने 80, टीडीपी ने 3, जेडीएस ने 1, शिवसेना ने 13। अब शिवसेना आप पूछ रहे होंगे कि कौन सी वाली? तो हमने जो शिवसेना अभी आज एनडीए के साथ में हमने उसको एनडीए के साथ रखा है और जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है उनकी सीटों को इंडिया गठबंधन के साथ रखा है। तो टोटल 18 सीटें शिवसेना ने जीती थी और उसमें से 13 लोकसभा के सांसद इस समय जो है तो एनडीए का पार्ट है और 5 जो है तो इंडिया गठबंधन का पार्ट है। अब इंडिया गठबंधन ने इसमें जीती थी 76 सीटें। 31 कांग्रेस ने, डीएमके ने 24, शिवसेना ने 5 और अदर्स ने 16 सीटें जीती थी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मेजर चंक जो कांग्रेस का आया था, वो सबसे बड़ा चंक जो आया था वो साउथ वेस्ट के पार्ट से आया था। अब गुजरात में से तो आई नहीं थी, गोवा की एक सीट थी और तो मेजर चंक जो था वो साउथ के राज्यों से और सबसे बड़ा चंक जो आया था वो आया था केरला से। फिर आते हैं अदर्स पे। तो अदर्स में टीआरएस ने 9, वाईएसआर जिसने लगभग स्वीप किया था आंध्र प्रदेश का इलेक्शंस उस साल पे, उसने 25 में से 22 सीटें जीती थी और अदर्स ने उसमें 6 सीटें जीती थी। तो ये हो गया तो अतुल, हमारा।
दर्शकों के आसान तरीके से समझाने के लिए कि अगर 200 सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करें तो एनडीए के खेमे में, अ, इंडिया के खेमे में और नॉन अलाइड खेमे में कुल कितना सीटें आई? तो एनडीए के खेमे में 97 है, इंडिया में 76 और अदर्स में 37। ये 2019 का रिजल्ट था। ठीक है, ये हो गया रिजल्ट। इसके बाद जो आता है वो सेकंड पार्ट आता है आपका कि जो हमने दूसरी बार भी किया था कि ऐसी सीटें जिनका सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस वाला माइनस सेकंड प्लेस जो था वो मार्जिन से ज्यादा था। मतलब अगर सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस वाले का के वोट और मार्जिन जो था, विनिंग मार्जिन जो था, अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है। तो उन सीटों को हमने यहां पर रखा हुआ है कि सबसे पहले हम उनकी एनालिसिस करेंगे कितनी सीटें थी। ठीक है, तो अब आता है इसमें हमारे पास 50 ऐसी सीटें आती हैं इस जगह से, जिसमें से तो इन टोटल से 50 सीटें थी, जहाँ पे 2+3 वॉज ग्रेटर देन 1, 2 और 3 का जमा जो था एक से ज्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ये सही अंडरस्टैंडिंग है। अब इसमें आती है एनडीए की 50 में से 16 सीटें एनडीए की हैं, जिसमें से बीजेपी की 11, टीडीपी की 3 और शिवसेना की 2। इंडिया गठबंधन में 21 सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस की 14, डीएमके की 1, शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की 1 और अदर्स की 5। और अदर्स में यहाँ पे वाईएसआर की 7, टीआरएस की 3 और अदर्स की 3 आती हैं। तो इस तरीके से टोटल अदर्स की 13 सीटें आती हैं। तो बेसिकली हमें यह समझना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा हमारे पॉलिटिक्स में और इंडियन पॉलिटिक्स में चेंज आया है, जो कि पहले हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, लेकिन समहाउ हम ना धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जाते जा रहे हैं। राइट, आप एग्जांपल ले लो बंगाल का। वेस्ट बंगाल में कभी सोच भी नहीं सकता कोई कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस मिलकर के एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। राइट, मतलब कितनी बड़ी बात है। 2019 के चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, कम्युनिस्ट पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी, 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो हम एक तरीके से पूरी तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जाते जा रहे हैं। और मेजर जगह पे देखा जाए तो बीजेपी जो है तो अपोजिशन पार्टी का स्पेस लेती चली जा रही है लगभग सब जगह पे। ये हमारे पॉलिटिक्स में काफी बड़ा चेंज आया हुआ है। अब हम इसके बाद आती हैं वो सीटें जहां पर विनिंग मार्जिन जो था वो, और जो बेसिकली 3 जमा जो आपने कहा, 3 जमा दूसरे तीसरे और दूसरे वाले का जो मार्जिन था वो पॉजिटिव तो था। ठीक है ना, थर्ड प्लेस माइनस मार्जिन अगर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हमने वो सीटें ली हैं जिनका मार्जिन 50,000 के से कम है। ठीक है, 50,000 का मतलब होता है करीब 1 या 1.5% का मार्जिन। मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूं आपको कि जब अमेठी में चुनाव हुआ था, ठीक है, तो अमेठी में करीब 3% वोट शेयर से राहुल गांधी चुनाव हारे थे। तो लेकिन वो वोट कितना था, 55,000 वोट। अब लोकसभा में आप भी जानते हो कि 55,000 का वोट जो होता है वो मतलब इतना सिग्निफिकेंट नंबर बड़ा नहीं होता है, जो कि जितना कि विधानसभा में हो सकता है। तो अब इसके आगे चलते हैं हम इसकी तरफ। ऐसी सीटें जिनमें विनिंग मार्जिन 50,000 से ज्यादा था और जो ओवरऑल थर्ड प्लेस और मार्जिन था वो भी पॉजिटिव था। तो ऐसी 156 सीटें हैं। ठीक है, 156 अब सीटें। 156 सीटें हैं। और आपको जान के भी आश्चर्य होगा कि ये साउथ वेस्ट, जनरली साउथ जो है तो काफी कहते हैं कि बीजेपी नहीं अच्छा कर रही है, लेकिन आप देखेंगे साउथ वेस्ट जब हम टोटल मिला लेते हैं, यहाँ भी बीजेपी ने 97 सीट जीत रखी हैं, तब बहुत बड़ा चंक है। तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ, अगर देखा हम बाद में नॉर्थ पे भी जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, इन सब जगह पे बीजेपी काफी लंबे अंतर से आगे दिख रही है। ठीक है, अब हम आते हैं कि एनडीए ने कितनी सीटें जीती थी उन 156 में से जिनमें क्लियर कट मार्जिन 50,000 से ज्यादा था। एनडीए ने इसमें से 50,000 81, ज्यादा है, 50,000 से कम? 50,000 से ज्यादा मार्जिन, अच्छा, सो पचास ये हजार हम से समझना, ज्यादा। 156 ऐसी सीटें, क्या आप ये कह रहे हैं जो फंसी हुई नहीं है, इस पे कंफर्टेबल थे वो? हाँ काफी कंफर्टेबल, 50,000 से ज्यादा मतलब मैं मानता हूं कि कंफर्टेबल। लेकिन देखिए, अब ये 50,000 का मार्जिन जो होता है करीब 1.5% से 2-2.5% तक होता है।
बहुत बड़ा छोटा सा चंक होता है। 2-2.5% का वोट शेयर कभी भी कोई भी, अगर आप मान लो कि 40 पे बैठे हो आप, कोई बंदा 43 पे बैठा हुआ है, तो 43 वाला बंदा 40 वाले को ये नहीं कर सकता कि यार मैं आउट एंड आउट जीत रहा हूँ। 3% का वोट स्विंग किसी भी इलेक्शन में पॉसिबल है, ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। प्रॉब्लम कहाँ वहां आती है जहां पे जैसे 36% वोट शेयर है और किसी का 58% वोट शेयर है, 10 से 15%, 20% का मार्जिन है, तो मतलब बेसिकली सामने वाले को कवर करने के लिए 7-8% वोट शेयर बढ़ाएगा, तब उसका 8% घटेगा। यहाँ पर 1-1.5% में ही काम हो जाता है, क्योंकि 3% कवर मार्जिन है ना, 1-1.5% तो कवर करना है, क्योंकि जो 1.5% आप कवर करोगे वो उधर से नीचे भी आएगा, राइट? ऐसे समझते हैं इसको ओवरऑल। बिल्कुल। तो अब आया आपका, तो एनडीए ने इसमें से 81, बीजेपी ने 68 और उनके सहयोगी ने 13, इंडिया ने 53, जिसमें से कांग्रेस 17, डीएमके 23, शिवसेना यूबीटी 4 और अदर्स ने 9। और अदर्स में यहाँ पे 22, वाईएसआर के पास जिसमें से मेजर चंक था 14 सीट का, टीआरएस के पास 6 और अदर्स के पास 2 सीटें थी, ठीक है। तो ये होता है पूरा, ये है पूरा का पूरा जो सिनेरियो अभी तक का। अब इसमें हमने क्या सोचा कि आखिर ऐसी कौन सी सीटें जिसमें हम कह रहे हैं कि 50,000 से कम का मार्जिन है। हाँ, हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं कि आज क्या जा रहा है, कि इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है, एक्सिस माई इंडिया क्या कह रहा है, सीएसडीएस क्या कहता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 2019 को ही बेस मान के चल रहे हैं। बस मैं कह रहा हूं वही वोटिंग पैटर्न है अगर, ठीक है। तो इस पे अगर देखते हैं तो हमें 27 ऐसी सीट्स मिलती हैं आउट ऑफ 210 जो कि फंसी हुई हैं, ठीक है, 27 सीटें। अब इन 27 सीटों में से एक अंडमान निकोबार की है, आंध्र प्रदेश की 2 हैं, दादर नगर हवेली दमन दीव की एक एक सीट है, कर्नाटका की 3 सीटें हैं, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा चंक है इसमें अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सीटें महाराष्ट्र की ऐसी हैं जो कि फंसी हुई हैं 2019 के हिसाब से भी, क्योंकि तो थोड़ा मुझे समझाइए कि आपने आपने बताया कि जो पहला वाला हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हम 2 और 3 को मिला देते हैं तो वो 1 से ज्यादा हो जाता है, मार्जिन से जहाँ पे ज्यादा हम हो ये कह जाता है। सकते हैं 2 और 3 ने अगर अलायंस फॉर्म कर ली तो वो 1 को हरा सकते हैं एटलीस्ट अरिथमेटिकली। सेकंड आपने बताया कि 50,000 से कम का मार्जिन है, जिसमें जो बड़ा नहीं होता, लोकसभा में आसानी से पलटा जा सकता है इलेक्शन। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो कुल कितनी ऐसी सीटें जिन्हें हम कह सकते हैं कि फंसी हुई हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है 2024 में? हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ है कि क्योंकि अलायंसेस नए बने हैं अभी, राइट, तो कई सारी ऐसी पार्टियां थी जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी 2019 में, ठीक है। तो जब हम पहले और दूसरे नंबर को देखते हैं या पहले या तीसरे नंबर को देखते हैं, तो कई जगह ऐसा हुआ है कि इंडिया गठबंधन तीसरे नंबर पे था, विनर भी था, तो वो मिल मिल गए, तो वो इंडिया गठबंधन की ही सीट रह गई। उसी तरीके से एनडीए गठबंधन या तो पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन भी है, तो वो सारी सीटें जीती हुई सीटें हमने कही हैं। लेकिन हमने उन्हीं सीटों को लिया है, यहाँ पर काउंट किया है जिन सीटों पे कोई भी पहले दूसरे और तीसरे नंबर की जो अलायंस थे वहां पर जोड़ने के बाद में, ठीक है, जोड़ने के बाद मार्जिन से तो वो कम होते हैं दूसरे और तीसरे नंबर वाले, या फिर मार्जिन 50,000 से कम है। इन सीटों को हमने कॉन्टेस्ट बताया कि भैया 27 सीटें हैं, 50 सीटें ऐसी थी, है ना, आपको बताया मैंने, जिनमें निगेटिव मार्जिन था, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का या एनडीए गठबंधन का पार्ट नहीं है आज भी, हम्म। तो वो तो अलग से लड़ेंगी। पर हम फिर भी कह रहे हैं कि उनमें कॉन्टेस्ट है, क्योंकि कोई भी वोट स्विंग इधर उधर जाने से वो इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल। अब ऐसी 27 सीटें हैं, 27 सीटों में से 8 सीटें जो है तो महाराष्ट्र से आती हैं, 4 सीटें तमिलनाडु से आती हैं और 6 सीटें जो है तो तेलंगाना से आती हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि तेलंगाना में कुछ सीटों पे कांग्रेस है, विनर पार्टी थी, कुछ जगह पे टीआरएस थी, राइट, इन दोनों के बीच ही मेजर जो है तो जो फाइट देख रहा था मैं उस समय पे 2019 में, भले ही बीजेपी को की 4 सीटें थी, लेकिन बीजेपी ने ज्यादातर सीटें लड़ी नहीं थी वहां पे उस समय तेलंगाना में। कांग्रेस सारी सीटों पे 17 की 17 सीटों पे लड़ रही थी उस समय पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है उस हिसाब से। तो 27 सीटें ऐसी आती हैं जिनमें कॉन्टेस्ट आज भी है बना हुआ। अब बिल्कुल। नेक्स्ट, हाँ बोलिए ना। बिल्कुल मोटी तस्वीर क्या निकल के आ रही है इस एनालिसिस से?
मोटी तस्वीर मोटी तस्वीर ये है कि टोटल 210 सीटों में से 183 सीटों पे क्लियर कट विनर्स हैं। ठीक है, श्योर शॉट विनर्स दिख रहे हैं अगर 2019 के हिसाब से देखें। हर इलेक्शन अलग होता है, हर इलेक्शन के मुद्दे अलग होते हैं, और हर इलेक्शन के परिणामों को कभी दूसरे पिछले इलेक्शन से कंपेयर करके नहीं देखना चाहिए। ये मेरा मानना है, और शायद हम सभी यही मानते हैं, राइट। थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, चाहे कितनी भी अच्छी सरकार रही हो। तो इसमें से 89 सीट्स मुझे लग रहा है कि एनडीए गठबंधन आराम से निकालता हुआ दिख रहा है। 66 सीटें सीटें इंडिया गठबंधन आराम से निकालता हुआ दिख रहा है, और अदर्स के पास 28 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अगर वोटिंग पैटर्न एकदम 2019 जैसा रहता है। ठीक है, अब इसमें 6 सीटों का फायदा एनडीए को मुझे दिख रहा है। अगर कॉन्टेस्ट वाली सीटें 27 हटा दी जाए, तो 6 सीटें स्विंग हो रही हैं अदर्स से एनडीए की तरफ, और वो पूरा का पूरा फायदा जो है तो वो टीडीपी को हो रहा है। वाईएसआर कांग्रेस का बहुत बड़ा, आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा फायदा एनडीए को हो रहा है। और अगर आप अभी जो अलायंस हुआ है आप देखेंगे, तो जनसेना पार्टी, टीडीपी, बीजेपी, जनसेना पार्टी कई सारी सीटों पे, सबसे ज्यादा सीटों पे तीसरे नंबर पे रही थी, अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का चुनाव। तो ये तीनों पार्टियां जब साथ में आ जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा फोर्स बन जाती हैं, क्योंकि तो अगर 210 का विभाजन करेंगे तो नई तस्वीर क्या है आपके एनालिसिस के हिसाब से, कि एनडीए को कितना, इंडिया को, नॉन अलाइड को कितना? हाँ, तो एनडीए को 89 मिलती है, 66 इंडिया को, और 28 सीटें अदर्स को मिल रही हैं। इसमें से 28 सीटें अदर्स को जा रही हैं, और इसमें से अगर देखेंगे तो इसमें से 27 सीटें हमने कम रखी हैं, क्योंकि 27 कहीं भी जा सकती हैं। 27 अदर्स पे इंडिया एनडीए किसी के पास भी जा सकती है, इसलिए 27 अदर्स में रखी हुई हैं। ऐसी ऐसी सीटें हमने रखी हुई हैं। एक तो और उन एनालिसिस। 27, हाँ, बोलिए ना प्लीज। अगर अगर उन 27 को, और आप सही कह रहे हो किधर भी जा सकती है, लेकिन उन 27 को अगर आपके हिसाब से, आपके आंकलन के हिसाब से उनको अगर डिवाइड करना हो, तो वो फिर नई तस्वीर क्या बनेगी? वो कितनी एनडीए के पास जाएंगी, कितनी इंडिया के पास जाएंगी? अब हाँ, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि उन 27 में से करंट में किसके पास कौन कितनी सीटें हैं। एनडीए के पास अभी 10 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन के पास 8 सीटें सीटें हैं, और 9 सीटें जो हैं उनके पास हैं, अदर्स के पास हैं। और जिन सीटों पे अदर्स के कॉन्टेस्ट हैं उसमें से 4 सीटों पे, सॉरी, एनडीए गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन 5 सीटों पे है। ठीक है, ये फाइट है ऐसी। अगर इसमें से जरा सा भी चेंज होता है, थोड़ा भी डायनेमिक्स चेंज होते हैं जरा से, तो उसमें से क्या होता है कि जैसे कि अभी देखें हम कि इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तो कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों के साथ उसका एनडीए गठबंधन के साथ में फाइट है, और अदर्स के साथ 4। अब जो अदर्स है वो 3 सीटें तो तेलंगाना की हैं, कांग्रेस की। ठीक है, और शायद 1 सीट तमिलनाडु की है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्योंकि अभी तेलंगाना में कांग्रेस जीत करके आई है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जो 3 सीटें फंसी हुई हैं वो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का पार्ट हो सकती हैं। तो मैं इन फंसी हुई सीटों में करीब 6 से 7 सीटें प्रोबेबली देखता हूं जो कि इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती हैं फॉर श्योर। इसमें से और भी ऐसी सीटें जो बिल्कुल एकदम नेक टू नेक चल रही हैं, जिनका कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसी यही सीटें मुझे दिखती हैं जहां पे 6 से 7 सीटें ऐसी समझ में आती हैं, खास तौर पे 3 तेलंगाना की जो सीटें हैं, वो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस जीतने वाली है और इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। मुझे मुझे जो आपकी मोटी तस्वीर निकल के आ रही है, जैसे हमने ईस्ट में 142 सीटों में ये क्लियरली स्टैब्लिश किया था कि जो एनडीए गठबंधन है वो 20 से 25 सीटें लूज करता हुआ दिख रहा है इस एनालिसिस से। 2000 अगर 19 वाला ट्रेंड 24 में चालू हुआ, क्योंकि नए समीकरण बने हैं अलायंसेस की वजह से। लेकिन जो वेस्ट और साउथ का जो है समीकरण, उससे ये समझ में आ रहा है कि मोटी तस्वीर सेम रहने वाली है, सिमिलर रहने वाली है। एनडीए भी 97 95 से 100 हो सकता है, इंडिया 75 70 से 80 हो सकता है, अदर्स को या नॉन अलाइड को दिख रहा है थोड़ा नुकसान होता।
क्योंकि क्योंकि इस बार जो है कि वोटर का भी है, या तो रूलिंग पार्टी को दो या प्रीमियर ऑपोजिशन को दो, थर्ड पार्टी को शायद दो। तो ये मोटी मोटी तस्वीर, आप क्या कहते हैं, आप ये सही है या इसमें कुछ गुंजाइश है? नहीं, मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस तो, अगर 2019 का ही वोटिंग पैटर्न रहा सेम वैसा ही, तो मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात और महाराष्ट्र की जो बीजेपी और एनडीए अलायंस ने, बीजेपी मेनली जो मेजर पार्टी है, जो उसने सीटें जीती थी, वो करीब करीब 10%, 12%, 14% मार्जिन से सीटें जीती हुई हैं, ज्यादातर सीटें 68 सीटों में से। तो मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं समझ में आते हैं। मुझे जो अभी समझ में आता है वो ये आता है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर कुछ कम हो सकता है, तो बीजेपी के लिए अगर लॉस हो सकता है तो वो कुछ जगह पे हो सकता है। वो जैसे मैं बताता हूँ आपको, कर्नाटका में मुझे लॉस होता दिख रहा है करीब करीब 2 से 3 सीटों का। फिर अगर मैं कहूँ महाराष्ट्र में 1-2 सीटें हैं। और तो मतलब बेसिकली कर्नाटका और महाराष्ट्र दो मात्र स्टेट मुझे दिखते हैं जहां पर बीजेपी को मुझे लॉस होता हुआ दिख रहा है। बाकी मुझे गुजरात में तो, अगर 2019 का पैटर्न फॉलो किया जाए तो गुजरात में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 60% के आसपास वोट शेयर था बीजेपी के पास। 25 सीटों, 26 सीटें जब उन्होंने जीती थी, 26 की 26। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा अतुल आपने। और एक एक जो स्टैट्यूटरी वार्निंग है सबके लिए कि 2019 के वोटिंग पैटर्न्स को लेके हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि 2024 में क्या होने है। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो 2024 की यूनिक हैं 2019 से कंपैरिजन। लेकिन ये हमारी कोशिश है कि 2019 के इलेक्शन को समझा जाए आंकड़ों के हिसाब से, और फिर एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जाए 2024 की। एक इस पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। 2019 को समझना इसलिए भी हमें जरूरी है कि ये जो इलेक्शंस अभी तक, आज जब हम ये शूट कर रहे हैं, ये जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वीडियो, तब तक अगर मैं देखूं सिर्फ इसको, तो एक चीज जरूर है कि इस इलेक्शन में कोई वेव नहीं है। इट्स अ नो वेव इलेक्शन। लोकल लेवल पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जिससे शायद मैं और आप हमेशा बात करते हैं। तो जब कभी वेव नहीं होती है, तो होता क्या है कि जो वोटर होता है वो कई बार जो होता है, जो वेव के साथ जुड़ा हुआ होता है। पहले मोदी जी की वेव थी, 2019 वाज अ वेव इलेक्शन कंप्लीटली। चाहे कुछ भी कहा जाए, मोदी जी की वेव थी, उसकी वजह से इलेक्शन लड़ा गया था। लेकिन ये इलेक्शन थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें 2019 को इसलिए हमें रेफरेंस रखना चाहिए कि वहां से कितना नीचे आ सकती है, कितना ऊपर जा सकती है। जब नॉन वेव इलेक्शन होता है तो उसमें वोटर परसेंटेज धीरे धीरे खिसकता है, कभी फास्ट कभी नहीं खिसकता है। जैसे 2009 में कांग्रेस 203 या 206 सीटें जीती थी। फिर सीधे, क्योंकि वो वेव इलेक्शन हुआ, एंटी एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कह सकते हैं उसे, राइट, गवर्नमेंट के एकदम खिलाफ इलेक्शन था, तो कांग्रेस सीधे 44 पे आ गई। मुझे ऐसा इलेक्शन नहीं दिख रहा है कि एकदम गवर्नमेंट के एकदम खिलाफ है, चाहे एकदम अपोजिशन के साथ है या सरकार के साथ है। एकदम ये मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन कुछ, हमको ऐसा हो सकता है कि इस बार बहुत चांसेस हैं, जो मुझे अभी तक लग रहा है कि ये इलेक्शन त्रिशंकु लोकसभा की तरफ बढ़ता हुआ समझ में आता है। मतलब किसी भी गठबंधन की प्योर मेजोरिटी तो नहीं आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही तरीके से आपने अतुल इसको समझाया। और हम फिर से देखने वालों से यही गुजारिश करेंगे कि जो हमारी कोशिश है, ये कोशिश 2019 के इलेक्शन जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरकमस्टांसेस में हुए थे, उसको समझने की, और उसको यूज़ करके 2024 की तस्वीर बनाने की। जो अभी तक हमने 3 अलग अलग हिस्सों को देश के एनालाइज किया है, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, उससे ही समझ में आ रहा है कि ब्रॉडली 20 से 25 सीटों का नुकसान एनडीए को होगा 2019, अगर 2019 वाला पैटर्न कंटिन्यू रहता है। और वो फायदा सीधे सीधे इंडिया अलायंस को होता हुआ दिख रहा है। अब अगले जो चरण में हम कवर करेंगे नॉर्थ, हिंदी पट्टी जिसे हम कहते हैं, वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग गढ़ माना जाता है। उन्होंने 2014 2019 में स्वीप किया था। अगर वो उस पट्टी में जो हमारा सेम एनालिसिस स्टाइल है, उसके हिसाब से कितनी सीटों का फायदा हो सकता है, कितनी सीटें वो डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारी सीटें तो डिफेंड वहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। और इंडिया अलायंस
इंडिया अलायंस जो उन्होंने सपा के साथ एक कांग्रेस का बहुत अच्छा अलायंस हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोकल आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है, उसकी वजह से उन्हें क्या फायदा होगा वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अतुल, धन्यवाद, आपके समय का ये बहुत बढ़िया एनालिसिस है, इससे हमको और दर्शकों दर्शकों को काफी सीखने को मिलता है। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए सटीक नेटवर्क। धन्यवाद।